हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं उसका मार्केट कैप देखो 1,51,790 करोड़ का मार्केट कैप है। जी हाँ, एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 246 रुपये का चल रहा है। हाई कंपनी ने 263 रुपये का लगाया। ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने 52 वीक हाई पे ही चल रही है। 175 रुपये का वहीं कंपनी ने लो लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, काफ़ी सस्ता पीई है। 5.40 का बुक वैल्यू की बात करेंगे 92 रुपये का है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखो 8.23%। जी हाँ, अगर कुछ ऐसी कंपनियां अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपके घर का खर्चा केवल डिविडेंड से ही चल जाता है। और 8.5% के आसपास तो यार फिक्स डिपॉजिट में भी कई कई ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट पर भी इतना तगड़ा नहीं मिलता है रिटर्न। तो सोच के देखो, प्राइस में भी आपको एप्रिसिएशन मिलता है, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड के तौर पे आप ये भी मान के चलते हो कि आपकी रकम एक तरीके से एफडी पर जिस तरीके से ब्याज आता है उसी तरीके से आपको इस शेयर से रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके की भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पर चूंकि देखिए, अब चूंकि इतना बड़ा डिविडेंड है तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना कंपनी के अंदर, उसी चीज के मैं अभी बात करूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 71.50% है। भाई साहब, क्या तगड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी है। 20% के ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए का फेस वैल्यू है। दैट मीन्स कि आपको स्प्लिट का भी मजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा था मैं आपके सामने। अब देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपनी के पार्टिसिपेशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब का, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेक रहता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आते हैं। उनके डेलीगेट्स कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है या एनुअल जनरल मीटिंग होती है वही उसको अटेंड करते हैं गवर्नमेंट के डेलीगेट्स। तो मेरे मित्रों, होता क्या है कि जब डिविडेंड आपको इस कंपनी से इतना तगड़ा मिलता है तो आपके कहीं ना कहीं प्राइस में एप्रिसिएशन बहुत स्लो चलता है। तो यही रीजन था, यही एक कंसर्न रहता है कि प्राइस में आप एप्रिसिएशन ये मान के मत चलना कि बहुत तगड़ा हो जाएगा कुछ, ठीक है, आगे चल के प्राइस में तबाही आ जाएगी, पता लगा 1-2 साल में 2-2.5 हज़ार शेयर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो डिविडेंड मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी इनकम डिविडेंड से होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक कुछ कंपनियों के अंदर अपना स्टेक लगा देती है ताकि उसको डिविडेंड इनकम मिलती रहे। तो ऐसी कंपनियों में कब इन्वेस्ट करना एक बेहतर टाइम माना जाता है मेरे मित्रों? जब स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिर जाता है। सपोज दैट उस समय गिरा था जब अडानी और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उस समय स्टॉक मार्केट गिर गया था। न केवल गिरा था बल्कि सारे ही शेयर गिर गए थे। तो जब उस समय आप ऐसी कंपनियां उठा लेते हो तब उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होता है तो इस कंपनी के अंदर भी प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलता है, जिससे आपको प्राइस में एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। और होता क्या है कि जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है आपको उसमें भी मजा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब मार्केट गिरे तभी एक्यूमुलेट करो या एसआईपी करो, और उसके बाद बाकी जब डिविडेंड आए तो मजा लेते रहो, ठीक है। अगर मैं इसके पीई की बात करूंगा तो जो इसके कॉम्पिटिटर हैं कहीं ना कहीं, चाहे वेदांता हो गया, एनएमडीसी हो गया, केआईओसीएल हो गया, जीएमडीसी हो गया, सांदूर मैग्नीज हो गया, सबसे सस्ता स्टॉक का पीई इसी कंपनी का है। तो इस वजह से लेने के लिहाज से काफी सस्ती और काफी अट्रैक्टिव हो जाती है ये कंपनी। वही कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स की बात करूं तो देखिए, जहां सेल 29,838 करोड़ की थी, उसके बाद 35,169 करोड़ की हो गई। और अभी जो मार्च 2023 के जो रिजल्ट्स आए सभी को इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया इस कंपनी ने, और 38,152 करोड़ की इसने सेल्स दे करके ऐसा कारनामा करके दिखाया। एक्सपेंस की बात करेंगे, कंपनी के अंदर खर्चे की बात करेंगे तो 22,700 करोड़ का खर्चा था, फिर 24,781 करोड़ का खर्चा था, और फाइनली कंपनी का खर्चा भी बढ़ते हुए देखने को मिला जो कि हो गया 31,254 करोड़ का। इसकी वजह से चूंकि खर्चा ज्यादा लग गया, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ के आसपास कम हुआ, जहां 6,044 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 7,719 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 5,528 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। ईपीएस की बात करेंगे, जहां 9 रुपए 81 पैसे का ईपीएस था, उसके बाद 12 रुपए 58 पैसे का ईपीएस था, और इस क्वार्टर में इसका 8 रुपए 98 पैसे इसका ईपीएस आ गया। यही रीजन होता है कि जब चूंकि हम प्री कोविड लेवल पे कंप्लीटली आ चुके हैं, तो जो ये पीएसयूज कंपनियां होती हैं वहां पर थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ऐसा आपको गाना गाना चाहिए। और जब मार्केट पूरी तरीके से गिर जाए
वैसे समय पे अगर आप उठाते हो शेयर को, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपको प्राइस में अप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है और हैंडसम डिविडेंड का आप मजा भी ले पाते हो। बिल्कुल, चूंकि मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं तो यही कहूंगा इस समय केवल जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है उसको पड़ा रहने दो, ऊपर चूंकि जा ही रहा होगा तो उसके आप मजे लेते रहो, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप नया सोच रहे हैं कुछ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, तो इस समय थोड़ा सा सधने वाला है, क्योंकि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर दोगे, 1-2 महीने बाद मार्केट चूंकि गिरना ही है, किसी भी रीजन की वजह से गिरे। आप देख सकते हो कि जर्मनी में ऑलरेडी जर्मनी जो है वो ऑलरेडी डिप्रेशन के अंदर एंट्री कर चुका है, मंदी के अंदर वो जर्मनी एंट्री कर चुका है, धीरे धीरे यूएस भी एंट्री करेगा, ठीक। अब जैसे जैसे ये सारे एंट्री करेंगे उसके बाद एक र्यूमर फैलाया जाएगा, एक फ्लो आएगा मार्केट के अंदर कि अब स्टॉक मार्केट में तबाही आ गई, तो फॉरनर्स बेच के निकलेंगे, तो होता क्या है, स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैंने देखो कहाँ पैसा लगा दिया कि मार्केट ऊपर ही नहीं आ रहा, फिर 6-7 महीने के लिए मार्केट नीचे हो जाएगा। तो फिर दिक्कत इसी से रिलेटेड होती है कि जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, सिंपल सा एक सिद्धांत बनाओ, अपने पैसे को कहीं और बैंक में पार्क कर दो, वहां पे 7-7.5% का शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3-4 महीने की एफडी कर दो, वहां से पैसा निकाल लो, वहां से पैसा भी बढ़ेगा आपका। और जब चूंकि यहाँ 2-3 महीने में मार्केट गिरेगा तो आप पैसा लगा दोगे, तो जब मार्केट चूंकि आगे जाना ही जाना है, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपके पैसे में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर सपोज दैट आप पीएसयू उस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8-9% के आसपास आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। जैसे इस कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिविडेंड रेट इसका 8.5% के आसपास है, वहीं इंडियन ऑयल का डिविडेंड है 9.5% के सीएजीआर के हिसाब से है। वेदांता का डिविडेंड 36% के हिसाब से वेदांता का डिविडेंड है। तो इस तरीके से चलता है, ठीक। वहीं अगर मैं अब बात करूं तो सेल्स की अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 90,000 करोड़ का सेल था मार्च 2021 में, उसके बाद 1,09,000 करोड़ का सेल आया मार्च 2022 में। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने सेल को बीट किया और मार्च 2023 में फाइनली कंपनी ने 1,38,252 करोड़ का सेल डिक्लेयर करके ये घोषित कर दिया, डंका बजा दिया। एक्सपेंस की बात करेंगे, 71,000 करोड़ का एक्सपेंस, फिर 85,000 करोड़ का एक्सपेंस, और इस बार जो एक्सपेंडिचर इन्होंने किया 1,01,442 करोड़ का एक्सपेंस आया। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने डेफिनेटली रिजल्ट्स को बीट किया है। नेट प्रॉफिट 12,702 करोड़ का था, इसके बाद 17,378 करोड़ का डिक्लेयर किया, और अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट इसने 28,125 करोड़ का डिक्लेयर करके डंका बजा दिया। ईपीएस की बात करेंगे, 20 रुपये 61 पैसे का ईपीएस था, उसके बाद 28 रुपये 17 पैसे का ईपीएस था, उसके बाद 45 रुपये 70 पैसे का अर्निंग पर शेयर बम्पर तरीके से इन्होंने डिक्लेयर करके दिया, जिसकी वजह से लगता है कि शेयर प्राइस काफी ऊपर जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में जाएगा। शॉर्ट टर्म में चूंकि इनके रिजल्ट सप्रेस्ड हो गए हैं तो इसकी वजह से दिक्कत रह सकती है। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023 के अंदर, तो शेयर कैपिटल देखो 6,163 करोड़ का इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। रिजर्व से बिल्कुल कटोरा भर भर के पैसा पड़ा हुआ है, जहां मार्च 2021 में 30,355 करोड़ के आसपास का रिजर्व थे, उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी के जो रिजर्व आए 36,980 करोड़ के आए, और फिर मार्च 2023 में जो कंपनी के रिजर्व्स रहे 51,058 करोड़, 51,082 करोड़ के इनके रिजर्व्स रहे। कंपनी के अंदर बोरोविंग से पीएसयू कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्जा बहुत कम होता है। पर इस क्वार्टर में क्या हुआ, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ कम होते हुए देखने को मिले। 3,302 करोड़ फॉलोड बाय 4,106 करोड़ इस ईयर इनका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आया। हालांकि कंसर्न फिर भी नहीं है, क्योंकि 51,000 करोड़ के आसपास तो केवल कंपनी के अंदर रिजर्व पड़े हुए हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जो लास्ट ईयर थी वही इस बार है 8 करोड़ की केवल। लीज लायबिलिटी 217 करोड़ की है, तो कोई कंसर्न है नहीं इस कंपनी से रिलेटेड कुछ खास। कैश फ्लो की बात करेंगे तो मार्च 2023 में नेगेटिव कैश फ्लो आया, न केवल नेगेटिव आया बल्कि 1398 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो आया। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो जी हाँ, कोर बिजनेस से रिटर्न आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि या तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा या कहीं कंपनी ने लीज लेके कोल वगैरह को एक्सप्लोर करने का काम ये कर रहे होंगे, तो जिसका रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। डेटा डेज कंपनी ने 38 दिन से 34 दिन कर लिए हैं, तो इस वजह से फंडामेंटल्स आने वाले समय में और अच्छे देखने को मिलेंगे इस कंपनी के। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने कहा, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसका स्टेक रहता है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होल्ड करके चल रहे हैं 66.13। बाकी का पैसा आपके पास कुछ एफआईआई के पास है, डीआईएस के पास है,
कुछ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के पास होगा, उसके बाद पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास बहुत थोड़ा सा स्टेक है, 4.90%। ये केवल वही दिग्गज लोग हैं जिनका एज 40 के ऊपर रहता होगा या कुछ सैलरीड एम्प्लॉई है, जहां उनको गवर्नमेंट के अंदर स्टेक डाल देते हैं और डिविडेंड इनकम वो लेते रहते हैं। उनको मतलब नहीं कि प्राइस में अप्रिसिएशन होना हो, क्योंकि जहां प्राइस में अप्रिसिएशन होता है और डिविडेंड कम होता है उन कंपनियों में रिस्क बहुत होता है। पर ऐसी कंपनियों में जहां सरकार का स्टेक है वहां रिस्क कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। एफआईआईज की बात करेंगे तो 7.84% के आसपास एफआईआई ओन करके चल रहे हैं। वही डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस 21% के आसपास ओन करके चल रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कुछ अदर गवर्नमेंट है, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट वगैरह होंगे, 0.09% के पास स्टेक है। पब्लिक के पास बात करेंगे तो 4.90% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक चल रहा है। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ ऑल इन ऑल बात करेंगे तो ये कंपनियां डिविडेंड के लिए अच्छी होती है। रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये जो 4.5% के आसपास स्टेक ओन करके चल रहे हैं, तो रिजल्ट तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिल्कुल धमाकेदार अब आए हैं। होप सो कि मालामाल भी करे, प्राइस के अप्रिसिएशन के हिसाब से ऑल टाइम हाई भी लगे। तो देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत